डेट्स कि बैड डेट्स जो है वो अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होता है कि अकाउंटिंग में हम उसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। टैक्स के लोग ये कहते हैं कि आप इसको एस्टिमेट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी होंगी तो हम आपको वो बैड डेट्स अलाउ कर देंगे। पहली ये है कि आपके बैड डेट्स एक्चुअल हों और आपको इस बात पर यकीन हो कि अब वो पैसे मिलने वाले नहीं है, यानी आपने अपनी एफर्ट्स पुट की हैं, आपने अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री पास कर दी हुई है, राइट। तो फिर हम आपको उसके और वो जो बैड डेट्स हैं जिसके रिगार्डिंग आप क्लेम करने जा रहे हैं वो किसी इनकम से रिगार्डिंग, वो किसी लोन या एडवांस के रिगार्डिंग किसी बैलेंस शीट आइटम वो नहीं है। यानी वो बैड डेट्स लोन नहीं है, एडवांस नहीं है, वो किसके रिगार्डिंग है, आपके रेवेन्यू के रिगार्डिंग है। आपने सेल की या सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके बाद पैसे आपने उधार पे लेने थे लेकिन मिले नहीं पैसे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये बैड डेट्स हैं और वो टैक्सेबल होने चाहिए। अगर वो एग्जाम्प्ट हुए तो फिर भी वो अलाउ नहीं होगा। तो हमने एग्जाम में क्या करना है कि प्रोविजन को देखना है कि प्रोविजन इज नॉट अलाउड, और एक्चुअल बैड डेट्स हमने वहां से क्या करने हैं, माइनस करने हैं। उसकी आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे नोट्स में है। और आज हम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ सेल है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्योरली किसके ऊपर बात कर रहा है, सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ये बात कर रहा है। उसको भी इंशाल्लाह आज हम वो देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक को भी शुरू किया था। कल तक जो बात हो रही थी हमारे आबा व अजदाद की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, उनका एक उनसे एक मिस्टेक हुई कि उनको कहा गया था कि इन ममनुआ चीज़ों के करीब नहीं जाना, और उन्होंने वो कर लिया। बेसिकली हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि तुम भी ऐसे ही करोगे। हमारे अंदर भी जीन्स तो वही है ना जो उनके अंदर मौजूद है, वही सॉफ्टवेयर जो वहाँ पर है, हमारे अंदर भी वही चीज़ें सारी की सारी शामिल है। तो हमें बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर ऐसी गलती हो जाए तो अल्लाह से क्या करो, माफ़ी मांगो, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, दोबारा उस तरफ मत लौटना। तो कल हमने पढ़ा था 37 आयत को, फतलक का आदम आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए मिन रब्बी ही, अपने रब से, कलिमातन कुछ कलमात, फताबा अलैहि, तो बस उसने उनकी तौबा कबूल की। बस उसने तौबा की उस पर, मेरा ख्याल ये तर्जुमा होगा, इन्ना हुवा तव्वाबुर रहीम, और वो तौबा कबूल करने वाला है। अब जब ये काम हो गया तो हमारा जो मुकाम था, उस मुकाम को हमें उस पर नहीं रहने दिया। अल्लाह ताला ने फिर हमें कहा, कुलना, बस कहा हमने, बस कहा हमने, इहबितू, तुम सब उतर जाओ। हब्त कहते हैं किसी चीज के नीचे आने को। एक होता है नाजिल होना, वो भी ऊपर से नीचे आना ही होता है। ये पढ़ नहीं लिया था पहले, मुझे याद पड़ता है शायद। अच्छा, तो नाजिल होना होता है किसी, जैसे फरिश्तों का नाजिल होना, कुरान का नाजिल होना, ये जो नजूल है ऊपर से नीचे आना, किसी अक्लमंद चीज का नाजिल होना उसकी मर्जी के साथ। तो इह हब्त कहते हैं हा बा ता जो है, यानी किसी चीज का बगैर मर्जी के नीचे आ, जैसे पत्थर गिरते हैं, उनकी मर्जी हो ना हो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर लफ्ज़ नाजिल का मैंने जो पढ़ा है कि नाजिल इस्तेमाल नहीं हुआ, हब्त का इस्तेमाल हुआ कि नीचे उतर जाओ। तो यानी हजरत आदम और हजरत अम्मा, उन दोनों की मर्जी तो नहीं थी ना नीचे आने की, लेकिन उनको कहा गया आप यहाँ से नीचे उतर जाए। उसकी यानी जिंदगी में भी जो शख्स अल्लाह की हदायत को, उसकी बात को फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए फिर यही होगा कि उसका जो मुकाम है उस मुकाम से हमें, वालेकुम सलाम, हम डिग्रेड हो जाएंगे। तो कुल ना कहा हमने, इह बितू, कुल नह बितू पढ़ेंगे वैसे, कुल नह बितू,
और कहा हमने नीचे उतर जाओ, मिन हा उससे। हा मुअन्नस है, किसकी तरफ इशारा है? जन्नत की तरफ। मिन हा उससे, जमीयन सब के सब, सब नीचे उतर जाओ। फा इम्मा, फा, इन और मा, तीन। बस जब भी, यातियन्नकुम, आ जाए हमारी, तुम्हारे पास, यातियन्नकुम, आ जाए हमसे तुम्हारे पास। ठीक है। आता याति होता है आना। मैं इसको दोबारा देख भी लूँ कि एग्जैक्ट इसका तर्जुमा क्या है। यानी आए तुम्हारे पास, इसका रूट वर्ड देखना पड़ेगा। मिन्नी, मेरी तरफ से। आ जाए, आता याति, वालेकुम सलाम। आता याति, आने को कहते हैं। आ जाए, मिन्नी, मेरी तरफ से, मिन से, या जैसे होता है ना, इन्नी, बेशक मैं। ठीक है ना? तो मिन प्लस या किसके लिए होता है? मेरे के लिए, मेरी तरफ से, हुदन, हदायत। जब मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाएं। लेकिन यहाँ गौर करें कि इल्म तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास था। इल्म जो था वो तो उनके पास था। अब क्या थी? हदायत, इंस्ट्रक्शन जो है। बाज़ औक़ात इल्म और हदायत को एक ही समझा जाता है कि किसी के पास अगर इल्म है तो उसके पास बहुत सारी हदायत भी है, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इल्म है और हो सकता है कि उसके पास हदायत मौजूद ना हो, तो यहाँ पर इल्म तो उनको दे दिया गया था। अब क्या है? हुदन, हदायत। और जब भी मेरी तरफ से हदायत आए, यानी अल्लाह ताला ने हमसे उस वक्त भी ये वादा किया गया कि मैं लाजमी तुम्हें क़यामत तक फ्री नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक इदारे का मालिक जो है, जब वो इदारा बनाता है तो क्या करता है? वो इदारे के ऊपर लगाता है ना सर्विलेंस कैमरे, लगाता है, छोड़ तो नहीं देता ताकि लोग जो मर्जी उदम मचाएं। तो अल्लाह ताला ने भी अपने इस निज़ाम को विदाउट सर्विलेंस नहीं छोड़ा हुआ। तो फरमाया याति अन्नकुम, जब भी आए, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हदायत तुम्हारे पास आ जाए। यानी आएगी, आ जाए से मुराद यानी ये लाजमी आएगी, तुम चले जाओ। और क्यामत तक मेरे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? जालिकल किताब ला रईब फीही हुदन। ये हदायत है किन के लिए? मुत्तकियों के लिए। तो यही वो हदायत है जो अभी हम जिसको, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और उनको भी यही कहा गया कि मेरी हदायत आपके पास आ जाएगी। फा पस मन जो, ताबिया जिसने इत्तबा की, उसकी पैरवी की, खुदाया। ठीक है। तो उस हदायत की, फा पस, यानी जिसने भी हदायत पैरवी की, उस हदायत की जो उसके पास आ गई। फा पस ला नहीं खौफुन, उसको खौफ होगा। तो खौफ क्या होता है? फ्यूचर का। खौफ क्या होता है? फ्यूचर का, कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, इसको खौफ कहते हैं। अलैहिम, उस पर, वा और ला नहीं, हम यहज़नून। और हुजन क्या होता है? माजी का, पास्ट का। हुजन क्या होता है? यार काश ऐसे ना होता, काश मैं ये कर लेता, काश ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया मैं पहले ही कर लेता। ये हुजन होता है। राइट। अभी क्या है? आपके अंदर खौफ है, यार एग्जाम में क्या होगा, पता नहीं वो क्वेश्चन मेरे से होगा भी या नहीं होगा, ये खौफ है। और जब एग्जाम हो गया और बाद में आपको पता चला कि सर ने यार फलां क्वेश्चन कहा था वो भी करना है, मैंने नहीं वो किया, ओए होए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका हुआ, ये हुजन होता है, मलाल होता है, ओए होए। अच्छा यार सर ने कहते रहे कि यार रोज पढ़ा करो, तो मैं सिर्फ हफ्ते में एक दो दिन ही पढ़ता था। आए अब तो टाइम गुजर चुका हुआ है, काश मैं अपने उस दोस्त की तरह मैं भी पढ़ता रहता, मैं भी मेहनत करता, तो आज मैं भी किसमें होता? कामयाब लोगों में होता। तो अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें इस आयत में हमें 38 में फरमाई हैं? पहली चीज़ फरमाई कि जो कोई मेरी नाफरमानी करेगा
तो उसको उस मुकाम से डिग्रेड कर दिया जाएगा। समझ आ रही है? उसको क्या किया जाएगा? डिग्रेड कर दिया जाएगा। फिर दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने इस आयत में कही कि मैं तुम्हारे पास लाजमी इंस्ट्रक्शन भेजूंगा कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। देखें ना, दो ही चीजें जो हैं जो हमें हदीस से मिलता है। अल्लाह ताला एक तो ये बात हमसे इंक्वायर करेंगे कि लेके क्या आए हो, क्या है अमाल, क्या है नेक चीजें, क्या है कितने सदकात खैरात किए, नमाजें पढ़ी, हज अदा किए, वो मेरे पास क्या लेकर आएगा। दूसरा, जहां से आए हो वहां क्या करके आए हो। समझ आ रही? जब किसी को नौकरी दी जाती है तो उसको क्या किया है कहा जाता है, क्या आपके पास है, कहते ठीक है। फिर उसे कहा जाता है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ। जहां से आए हो वो इदारे में कोई पंगा तो नहीं लेके आए, वहां छेड़खानी तो नहीं करके आए। उनको कॉल की जाती है कि साहब ये आपके साथ क्या करके, उन्होंने कहा जी अच्छे इंसान है। तो फिर क्यों आ रहे हैं जी, इनके पास पैसे हम कम दे रहे थे। जाहिर बात है, लेकिन अच्छे बंदे हैं यार, आप इनको नौकरी दे दें। तो अल्लाह ताला ने दो ही है ना। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरे से पूछेंगे ना कि भाई तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया था, जी बिल्कुल बनाया था, ये भी किया था, क्या करके आएगा। आपने स्टूडेंट को सिर्फ टैक्स ही पढ़ाया है या कुरान का भी कुछ उनको बताया है, मेरी किताब का तारुफ भी करवाया है? सर करवाया जी। माल आया था तेरे पास, हज किया है? जी बिल्कुल करके आया हूँ। सही किया था? हाँ जी सही किया था। वो ये पढ़ा हुआ है, वो आपका ये पढ़ा हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, माल दिया था, औलाद दी थी, कहाँ खर्च की? या अल्लाह तेरी राह में खर्च की। आप भी खाता पीता रहा हूँ, नफ्स है। अच्छा ठीक है, गलत कामों में तो नहीं लगाए, लगाए थे लेकिन माफी मांगी थी आपसे, आपने माफ कर दिया था। अच्छा ठीक है, लोगों के साथ कैसा सलूक करके आए हो? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे दोस्त झूठ बोलते रहे हो, माल गलत तो नहीं बेचते रहे? नहीं जी, आप कभी गलती हो जाती थी, फिर वही जो आपने कहा था, फतलक्का आदमा, मैंने भी आपसे माफी मांगता रहा हूँ, हो जाती थी गलती, लेकिन कोशिश करता रहा हूँ फिर भी। अच्छा कोशिश तो करते रहे हो ना, तुमने कभी हिम्मत तो नहीं हारी जी? नहीं हारी। ये सारी, अब दोनों मामले तय हो गए। जहां जा रहे आए हो वहां पर क्या है और छोड़ के क्या आए हो। तो जब दोनों मामलात क्लियर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ यही मैंने, याद है तुम्हें कुरान में कहा था कि ये है वो जन्नत जिसका तुमसे वादा किया गया था, चलो जाओ, अब तुम्हें ना मौत आएगी, वो जो कमी कुताही तुम्हारे अंदर रही वो भी अब खत्म होगी। अब ना तुम्हें गुस्सा आएगा, ना चुगली होगी, ना तुम्हें माल जमा करने क्योंकि हिवस होगी। अब यहाँ सिर्फ चैन ही चैन है, ऐयाशी है, जो दिल चाहो रहो। ठीक है, वबश्शिरिल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहाती, वो ये तुम हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी थी, और ये है वो जन्नत। अब देखो कैसी जबरदस्त है, अपने घर को रोज चेंज करो, फल खाओ, अयाशी करो, तुम्हारे पास तुम्हारा फैमिली है जिससे मिलना चाहते हो, जो ख्वाहिश करोगे आज वो पूरी होगी। जी। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मेरी तरफ से जिसके पास हिदायत पहुंची ना उन्हें, तो क्या सर लुकमान अलैहिस्सलाम के वाक्य को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो हिदायत का मादा ये फितरत में भी रखा है इंसान की? मैंने यही तो आपको से कहा था कि वो पीछे पढ़ के नहीं आए, उलाइकल्लज़ीन इश्तरवुज़ ज़लालत बिल हुदा, इन्होंने जलालत खरीदी है हदायत के बदले। तो हदायत तो थी नहीं उनके पास, तो कहाँ से आई? तो ये हमारा ईमान है, और इसको साइंस भी मानती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मुकम्मल होता है। दुनिया का कोई भी मजहब झूठ बोलने को अच्छा नहीं समझता। ये कैसे पता चला झूठ बोलना गलत है? एथियस्ट को ले ले, एग्नोस्टिक्स को ले ले, आप किसी प्रीस्ट को ले ले, किसी मौलवी, किसी को भी ले ले, क्योंकि झूठ गलत है। गलत माल बेचना गलत है, हमसायों को तंग करना गलत है, ये है ना। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन तो आपके अंदर मौजूद है। राइट? पत्थर खाता है कोई बंदा, उसको पता है ये मेरी खाने की चीज नहीं है। तो बेसिक हदायत तो उसके अंदर मौजूद है। अपनी उस हदायत को, अक्ल सलीम को वो बंद करके रख दे, उसको आगे चलाए ना, तो उसकी मर्जी है, ना करे, उसका बेड़ा गर्क कर दे। गलत का उसको मलाल, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है जो उसको हर वक्त घंटी बजाता रहता है, गलत हो रहा है भाई, काम गलत है, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उसको आहिस्ता आहिस्ता उस घंटी को बंद कर दे, अलार्म को ही बंद कर दे, उसकी मर्जी है, उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्या ख्याल है? लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रख तो दिया है, तो बंदा ये तो नहीं कह सकता। तो ये हमारे पास क्या है कि जो कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कि हमें दो चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं कि वो आपको तंगी नहीं होगी। क्या? वला खौफुन वला हुम यहज़नून, ना तुम्हें खौफ होगा ना तुम्हें हुजन उस पर होगा। शर्त क्या है कि उस ताबिया हुदाया, वो जो हदायत है उस पर बात की थी, राइट। और इसकी एक इलस्ट्रेशन भी हमने की थी। अच्छा, अब देखिएगा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल का एक से पॉइंट बता दें। जी, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 का ये है, पेज कंसीडर। नंबर बताइएगा। सर ये पेज नंबर 21। 70 हो गए। ये वाला। सर सेफ्टी ड्रग्स वाला। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है सितंबर 2009 का। ये कह रहे हैं कि जी पहले है, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 200 मिलियन। ये चलिए सारा ही कर लेते हैं ना। अब हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं ना जिन्होंने इसको देखा भी चखा भी नहीं होगा कि ये है क्या चीज, तो उनका भी भला हो जाएगा। कहता है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 2 मिलियन। उसने 200 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल की। द कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज 100 मिलियन। अप टू टैक्स ईयर दिस टैक्स डिप्रिसिएशन 10 मिलियन हैड बीन allowed ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये बात सिर्फ यहां तक रखी जाती तो मैं इसको कैपिटल एसेट ले लेता। क्या ले लेता इसको? कैपिटल गेन। तो 100 मिलियन का मैं कैपिटल गेन में डाल देता। लेकिन जब उसने बता दिया कि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो फिर डिप्रिसिएबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस का गेन, डिप्रिसिएबल एसेट का गेन कहाँ जाएगा? बिजनेस में। अब प्रॉपर्टी खरीदी हमने 100 मिलियन की थी और बेची कितने की है? 200 मिलियन। तो ये रूल स्पेशल रूल में चला गया। यस सर। ये किस में चला गया? स्पेशल रूल का होता ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो जो आपका अलाउंस होता है वही आपका गेन होता है। ठीक है, तो इसमें गेन कितना होगा? 10 मिलियन गेन हो जाएगा इसका, राइट। अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला इसका कैसे होगा? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये वाला फार्मूला हो। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आंसर सिर्फ आपका यही बचेगा। अब प्लांट वाज एक्सपोर्टेड, ये प्लांट से मुराद वो पौधे नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी की बात है। वाज एक्सपोर्टेड टू नेपाल। द एक्सपोर्ट प्रोसीड अमाउंटिंग ₹28 मिलियन, right? The cost and written down value of the plant was 25 million and 18 million, right? नॉर्मल फार्मूला क्या होता है जब किसी डिप्रिसिएबल एसेट को एक्सपोर्ट कर दिया जाए? तो उसका फार्मूला होता है गेन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू यही होता है ना, या कॉस्ट। अब इसकी उन्होंने द कॉस्ट कितनी है उसकी? 25 मिलियन, यही है ना? यस सर। द कॉस्ट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी उसकी? 18। तो जवाब कितना आ गया? 7 मिलियन, ये इसका आंसर आ गया। यानी इन दोनों सूरतों के अंदर जो आपका गेन आ रहा है वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ही आ रही है। अब है जी, 3 ट्रक्स वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर पीस 2.5 मिलियन। 3 ट्रक बेच दिए गए 25 लाख के। ये कौन से ट्रक होंगे अल्लाह जानता है। आज तो 25 लाख की गाड़ियां नहीं आती। और पुराना है ना क्वेश्चन। 2009 का है सर।
ये 2009 की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। दे वर अक्वायर्ड इन टैक्स ईयर 8। द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ट्रक एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर वाज 2.4 मिलियन। उनकी शुरू में कितनी वैल्यू थी? 2.4 मिलियन। द ट्रक वर बीइंग यूज पार्टली 60% फॉर बिजनेस पर्पसेस। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर टैक्स इज 20%। राइट। आज का अगर क्वेश्चन होगा तो 20% तो नहीं हम लेंगे। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो कितना है? नॉर्मल 15% है। राइट। इसका तरीकेकार क्या है कि आप उसको उसी तरह 3 कॉलम में ड्रॉ कर लें। ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे आप? 2000 x 8 में कॉस्ट कितनी है इसकी? 2.5 मिलियन। ठीक है। और ये ट्रक फ्लाइंग फॉर हायर है, तो आप इस पे इनिशियल अलाउंस ले भी सकते हैं। फ्लाइंग फॉर हायर है तो इनिशियल अलाउंस इस पे ले सकते हैं जी। इग्नोर करना, चलो ठीक है। तो इसकी बिजनेस यूज में कितना हो रहा है? 60%। ठीक है ना। और जो नहीं यूज हो रहा वो कितना है? क्योंकि डिस्पोज ऑफ हो गया तो ये वैल्यू भी हमें चाहिए, इसलिए मैं उसका कॉलम भी बना लेता हूँ। तो 15% उसकी डिप्रिसिएशन कितनी होगी? ये माइनस की बाकी क्या वैल्यू आ गई? और इसका 60% बताइएगा। 2,25,000। और डिसअलाउ कितनी हुई? 100। अब 2009 के अंदर तो हमने इसको बेच दिया ना, तो इसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। यही है ना। तो बेचा कितने हमने? 24 लाख का। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 2,125,000 प्लस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। डिस्पोज 2.5 पे किया। 24 लाख है। यस सर। 24 लाख। और 8%। ये कितना होगा? 360,000। इसकी एप्लीकेशन होगी 2 लाख 12,000। 2 लाख। अलाउड यस इससे बढ़ 2,16,000 और नॉट अलाउड। हाँ जी। ठीक है। और सेल प्राइस है इसकी 25 लाख। और रिटर्न ऑन वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 20,40,000। तो माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू 2,04,0,000 एंड डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड। 316। 3,16,000 रुपया ये भी है। सही है। सीए के अंदर
जब जिंदगी में वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है आपकी, मुश्किल मिजाजी है। या आप कितनी कितनी मुश्किल मिजाजी से काम करते हैं। इट्स ओके। यस यस। जी। ये साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी बोर्ड से सर्टिफाइड हो। तो सर ये बोर्ड कौन सा है? द बोर्ड होगा, द बोर्ड है या खाली बोर्ड है? द बोर्ड है सर। तो बेटा ये बोर्ड जब भी आएगा द बोर्ड तो FER होगा वो। ये शुरू में बताया हुआ है मैंने कि द जहां पर भी बोर्ड आता है तो वो बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बाकी एड डेट की रिकवरी का वही मैं कहने लगा बेटा, इस पे उन्होंने आने नहीं दिया मुझे। अच्छा जी, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है कि गुड डेट्स एंटरप्राइज मेड अ सेल ऑफ 100 की टू बैड डेट्स लिमिटेड। गुड डेट्स ने सेल की है बैड डेट्स को। इन टैक्स ईयर 19 दिस सेल वाज शोन इन द टैक्सेबल इनकम फॉर दिस। पहली कंडीशन उसने पूरी कर दी, उधार पे सेल की है। इन 2019, ठीक है जी, तो जो GDE रिसीव नथिंग फ्रॉम BDL, उसने बैड डेट्स लिमिटेड से कुछ भी नहीं खरीदा इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज बैड डेट्स, और उसने उसको बुक कर दिया बैड डेट्स। दूसरी पहली कंडीशन भी पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी हो गई। एंड क्लेम्ड बैड डेट्स फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, और उसने डिपार्टमेंट से कहा कि सर मैं सारी शर्तें पूरी हो गई हैं तो मुझे बैड डेट्स ये अलाउ कर दें। टैक्स डिपार्टमेंट ओनली अलाउड 60 एज बैड डेट्स बाय अज्यूमिंग दैट 40 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम BDL। कहता बैड डेट्स लिमिटेड से तुम्हें 40 मिल जाएंगे तो 60 में तुम्हें अलाउ कर रहा। राइट। अब देखिएगा अलाउड कितने हुए हैं, 60। राइट। ये बात जहन में रखनी है अलाउड, क्योंकि हमने अलाउड और एक्चुअल का बाद में डिफरेंस देखना होता है। अलाउड और एक्चुअल का क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है। फॉलोइंग आर दी पॉसिबल सिचुएशंस अंडर देयर टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, 2021 में जाके कुछ केस कंफर्म हुआ। देखिएगा पहली सिचुएशन ये है कि 10 रुपए मिले। अगर किसी शख्स से आपने 100 रुपया लेना था, आपको 10 रुपए मिल गए, तो एक्चुअल कितने हो गए, 90। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि उससे 30 रुपए आपको मिल जाए, तो बैड डेट्स कितने हो जाएंगे, 70। 100 रुपया लेना था। तीसरी सिचुएशन है कि आपको 40 मिल गए, तो बैड डेट्स कितने हो जाएंगे। अगर 60 मिल गए तो बैड डेट्स, अगर 80 मिल गए, 20, 100 मिल गया तो। अब जरा देखिएगा, पहला ट्रीटमेंट जो हमने सीखा है कि अकाउंटेंट तो पिछले साल में जाके उसमें क्या कर चुका हुआ है कि वो 100 रुपए की अपनी लॉस शो कर चुका है। अकाउंटेंट क्या करता है, जितनी भी रिकवरी होती है उसको इनकम में ऐड कर देता है। क्या करता है, तो अकाउंटिंग में जितनी भी रिकवरी होगी हमने उसको क्या करना है, उसने इनकम डिक्लेयर किया है ना, तो हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसने ऐड किया है ना, तो हम हर सूरत में उसको रिकवरी को क्या कर देंगे, ये तो करना ही करना है एग्जाम में। यानी जो भी एग्जामिनर हमें बताएगा कि उससे इतने पैसे रिकवर हुए, तो हम अज्यूम करेंगे कि अकाउंटेंट ने उसको ऐड किया हुआ है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। इसमें तो कोई एतराज नहीं है, इस ओके। अब हमें बैड डेट्स अलाउ कितने थे, कितने थे, ये बस आपने जहन में रखने, 60 हमें अलाउ थे हर सूरत में पिछले साल। और हमने अलाउड वर्सेस एक्चुअल का कंपैरिजन करना होता है, ये कल हमने पढ़ा था। हमें अलाउ कितने हुए थे, 60, हुए कितने हैं, 90। ठीक है, अलाउड कितने थे, एक्चुअल कितने हुए, तो क्या करेंगे कि हम मजीद 30 का एक्सपेंस ले लेंगे ना,
तो हम अपने अकाउंट में फर्दर 30 माइनस कर देंगे। 60 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं पिछले साल, और अब क्या करेंगे, 30 और कर लेंगे। कोई इशू तो नहीं? क्लियर? यस सर। अगर हमें 70 रिकवर हुए, तो 60 तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, मजीद कितने माइनस करेंगे? 10 रुपए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर 60 ही हुए और 60 ही एक्चुअल हुए, तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ ये वाला ट्रीटमेंट होगा। ये तो होगा ही होगा ना, रिकवरी की तो रिवर्सल डालनी डालनी। अब देखिएगा, डी सिचुएशन में मेरे 60 रुपए अलाउ हुए थे, एक्चुअल कितने हुए? 40। अब मुझे 20 ज्यादा अलाउ हो चुके थे, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट में जाके 10 रुपए इनकम बना दूंगा। फाइन। अगर मुझे 60 रुपए अलाउ हुए थे, मेरा एक्चुअल खर्चा 20 रुपए हुए हैं, तो 40 मैं क्या करूंगा, वापस करूंगा, मजीद इनकम में डाल दूंगा। और अगर 60 अलाउ हो चुके थे, मेरा खर्चा ही कोई नहीं हुआ, तो 60 के 60 मैं वापस कर दूंगा। राइट? एक स्टूडेंट ने मुझे ये फार्मूला बताया, उसने कहा सर अगर अलाउड में से एक्चुअल माइनस करें और आंसर माइनस आ जाए तो माइनस कर दें, प्लस आए तो प्लस कर दें। ये स्टूडेंट ने मुझे बताया, और फार्मूला चल भी रहा है। लेकिन लॉजिकली एग्जाम में जरूर देख लीजिएगा कि हो क्या रहा है। सही है? इसमें ऐसे ही चल रहा है कि 60 लिखें फिर माइनस का 90 करें तो आंसर -30 आ जाएगा। तो आलू, इसको मैंने कहा था आलू एक्ट। ये रूल फिर मैंने बनाया था कि आलू एक्ट। ठीक है, आलूओं का कानून। आलू आया है ना कॉम के ऊपर अभी तक तो। आलू समझते हैं? नहीं। जब किसी को हरा दिया जाए तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर आलू आ गया हुआ है। ठीक है, आलू जो है स्लैंग भी यूज किया जाता है। आलू मीन, जब मुक्का मारा जाता है ना तो मुंह नहीं फूल जाता, कहते हैं आलू पड़ गया इसके मुंह के ऊपर। सूजा हुए को आलू कहते हैं, हारने वाले को। तो ये क्या है, आलू। तो आप अलाउड में से, आलू में से एक्ट माइनस करें, अलाउड में से एक्चुअल क्या कर देंगे, माइनस। तो अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव कर दें, माइनस कर दें, प्लस आ जाए तो इस ओके। हम जितनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स में ही कर रहे हैं। चलें जी, ये मार्च 2016 में क्वेश्चन आया है, इसको करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 735 है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन जो है वो ये और ये है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इंक्लूड अ लोन ऑफ प्रोवाइडेड टू अ सप्लायर। बताएं भी क्या होगा अगर हम, मैं आपको लिख दूं कि इससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो अमाउंट हमारी पड़ी हुई है एक 10 लाख रुपया। तो इस एडजस्टमेंट को डाल के बिजनेस इनकम कैलकुलेट करें। ये फिगर चल, ये बैड डेट्स की सिचुएशन ए है या बी है? ये रिकवरी वाला इशू नहीं है, ये रिकवरी वाला इशू, ये ए है, प्रोविजन वाला। तो प्रोविजन क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। प्रोविजन क्या करेंगे, और एक्चुअल माइनस करेंगे। अब यहाँ क्या एक्चुअल गिवन है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल बैड डेट्स गिवन है नहीं है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? शाबाश, क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग लेकर चलेंगे।
तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कितना है जी? ओपनिंग 11 और 14,35,000, क्लोजिंग है। ओपनिंग 11 लाख है और 14,35,000 रुपया क्लोजिंग आएगी, ऐसे ही है। ठीक है। और प्रोविजन कितनी है? 735। ये कितना हो गया? 18,35,000। यहाँ भी लिख दे 18,35,000। तो एक्चुअल बैड डेट्स कितने कितने हो गए? इसको माइनस करें, 4 लाख रुपए। ठीक है। तो मैंने इस प्रॉफिट में ये इसको ऐड करना था और इसको माइनस करना था, लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर 2,80,000 रुपया जो है वो लोन पड़ा हुआ है। तो लोन तो लो नहीं होते, तो फिर हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपया, और इसमें से हम कर देंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 735, और लेस कर देंगे एक्चुअल बैड डेट्स, वो है 400,000 -280। 120 हो गए। तो 120 आप माइनस करेंगे तो ये आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। कितनी आ रही? ये बिजनेस इनकम आ जाएगी जी आप। ये मैंने अज्यूम की है खुद ही फिगर। क्लियर होगी बात? Yes, sir. जी, इट्स ओके। Yes, sir. कोई सवाल? डन। Yes, sir. Yes, sir. चलें जी। अब जी इस बंदे को जानते हैं आप? Yes, sir. इसका एक पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका और इसके अब्बू का। ठीक है। इसका और इसके अब्बू का सवाल आया हुआ है 2017 में। रिसीवेबल फ्रॉम आतिफ एंड असलम विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर वर रिकवर्ड, डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब ये इशू कौन सा है? रिकवर्ड का। ये ए नहीं बल्कि बी कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्लेम्ड बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर अलाउड बाय द, एक तो हमें ये फिगर चाहिए, अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका क्या करेंगे? Covered है। इसको तो नेगेटिव को माइनस से करना ही करना है। Yes, sir. राइट। Yes. और आलू एक्ट खेलेंगे।
ऐसे होगा ना। तो एक्चुअल नहीं है हमारे पास, हमें एक्चुअल भी चाहिए थे, तीन फिगर्स हमें चाहिए होती हैं रिकवरी में, रिकवर्ड अमाउंट, अलाउड और एक्चुअल। रिकवर्ड, रिकवर्ड, अलाउड और ये चाहिए होती हैं। रिकवर्ड तो इसमें गिवन है, यस सर। ठीक है। एक्चुअल कैसे मिलेगी? लेट कर लीजिए क्लेम करते जो लेने थे 8 लाख और जो रिकवर हुए, इनका डिफरेंस लेंगे तो आपके एक्चुअल आ जाएंगे। मैंने 8 लाख रुपया किसी से लेना है, मिला है मुझे 7 लाख रुपया, तो एक बैड हुआ, एक्चुअल बैड डेट्स। मैंने 12 लाख रुपया किसी से लेना है, मिला है मुझे 4 लाख रुपया, तो बैड कितने हो गए? 8 लाख रुपया। समझ आ रही यस सर। कि नहीं? ये, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप बताएं मुझे। आतिफ के लिए क्या करेंगे? मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। पहले 700,000 माइनस करेंगे और फोर और फिर अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा प्रॉफिट में? पहले क्या करेंगे आप? लेस करेंगे, लेस अमाउंट रिकवर्ड। 7, आतिफ की पहले कर लेते हैं, 700,000, और उसके बाद क्या करेंगे? एडजस्टेड कर लेना, एडजस्टमेंट कर लें। अलाउड माइनस, अलाउड कितने हैं? 8 लाख, ऐसे ही है। 550, 550 और एक्चुअल 1 लाख कहाँ से आया? ये कैलकुलेट किया है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 450,000 ऐड कर देंगे, सही है। यस सर। अब इसके अब्बू की बात कर लेते हैं, असलम की। उसमें क्या हुआ? रिकवर्ड 400,000 लेस अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 4 लाख। और अलाउड कितने थे? 6 लाख। लेस सर 16 और एक्चुअल कितने हुए? और अब्बू ने सही दम लगाया हुआ है ना। ये इसको यहाँ माइनस करेंगे, प्लस करें, ये माइनस करेंगे, और यहाँ क्या होगा? लेस हो जाए। देखें लॉजिकली भी तो समझ आ रहा है ना। यस सर। हमें क्लेम्ड बैड डेट्स अलाउड 6 लाख अलाउ हो चुके थे, और एक्चुअल कितने हुए? 8 लाख। तो हमने मजीद 2 लाख और माइनस कर लिए। यस सर। यहाँ कितने अलाउ हुए थे हमें? 550 550। एक्चुअल कितने हुए? 1 लाख रुपया। तो हमें ज्यादा मिल गए थे, यहाँ हमने उसको ऐड कर दिया। तो नेट इफेक्ट आप देख लें कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स का क्या जाएगा। सही है। ये एक ट्रीटमेंट था जो मैंने आपको बता दिया यहाँ। कोई सवाल? सही हो गया। इंशाल्लाह ताला ये जो हमने किए हैं ना केसेस, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। नोट कर लिए जी? यस सर। अच्छा, इसमें एक फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप खुद अब एज एन असाइनमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें आपको क्या समझ आ रही है। ठीक है।
अच्छा जी, आगे है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा एक नया एपिसोड आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको हम उसको लिखते जाते हैं ताकि वो एक चीज समझ आ जाए। आपने ओपनिंग स्टॉक सुना हुआ है? ओपनिंग स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है? एक्सपेंस की तरह होता है। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? नहीं समझा? बस एक पॉइंट पे छोटा सा बोलो। पूछें। हाँ, उसका भी बस आंसर तो वही कहते रहते हैं, नेगेटिव ही आंसर है, प्लस और माइनस ऑप्शन। कौन सा? अल्टरनेट और ये दोनों, एडजस्टमेंट। इसकी दोनों नेगेटिव है। इसका 6 लाख रुपया नेगेटिव होगा, और इसका 2,50,000 रुपया नेगेटिव। तो टोटल हमारे प्रॉफिट में 8,50,000 रुपया हमें फायदा हो जाएगा बैड डेट्स की वजह से। आतिफ और असलम, उन दोनों की वजह से हमें इस साल हमें टैक्स में इतना फायदा हो जाएगा। क्लियर? इस ओके? यस। अच्छा जी, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपकी? इनकम है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है। यस। अब सुनिएगा, अगर आपका आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका जो स्टॉक है, पहले ये याद रखिएगा, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके अकाउंट एक्रूवल बेसिस पे बने हुए हैं, राइट? मैं टेबल ना बनाने की इस दफा कोशिश करूं। इंसर्ट। ठीक है, इससे अच्छा, हमारे दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है एक्रूवल, और एक होता है कैश बेसिस। ठीक है, इसका पता है आपको? यस सर। यस। कैश बेसिस नॉर्मली दुनिया में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो चूज करती है। बाकी इदारे जो हैं वो एक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। यानी आपने सेल कर दी, तो हमारा लॉ ये कहता है, IFRS कहता है कि आप इसको बुक कर लो सेल, बेशक आपको पैसे मिले या नहीं मिले। आपने किसी से सर्विसेज ले ली, पैसे दिए नहीं दिए, उसको खर्चा बुक कर लो। इसको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसी वजह से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। सही है ना? एक्रूअल बेसिस अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका जो स्टॉक होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग जो है, राइट, वो एब्जॉर्प्शनल बेसिस को फॉलो करेगा। एब्जॉर्ब। ठीक है। जो कैश बेसिस पे है वो मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। इनके पास लिवरेज है। इनके पास क्या है? लिवरेज है। ये दोनों को फॉलो कर सकते हैं, राइट? आपका ओपनिंग या क्लोजिंग या तो फाइफो पे होगा या वेटेड एवरेज पे होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको यस। क्या नहीं? ये नोट कर लें टेबल में।
इसको अजम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजम्पशन बोलते हैं। ये मैंने सेक्शन 32, 33, 34, 35 सारे की समरी आपके सामने ये रख दी है। अच्छा। सही है। इसको कहते हैं हैवी एंटीबायोटिक। ओके। ये मैं अपने नोट्स के अंदर भी रख लूँ। ये है। मैं समझाता हूँ, पहले जरा इसको कर लीजिए।
सही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा। ये क्या मार्जिनल फ्लोन? प्राइम प्राइम। प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं इसको, मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं।
नोटेड। ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। अभी इसको समझाता हूँ कि ये क्या है। थैंक यू। ये हो गई। नहीं जी, ये मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया। ठीक है। ये पहली दफ़ा मैंने बनाई है समरी। इसको बरकत कहते हैं ज़िंदगी में ना। चीज़ नॉर्मली इसको 3 घंटे लग जाते हैं इन 32, 33, 34, 35 सेक्शन को पढ़ाते हुए। लेकिन ये मैंने बस अल्लाह ताला ने जहन में डाला कि इसकी समरी अब आपके सामने आ गई। यानी ये समझे कि ये सेक्शन सारे क्लोज हो गए। इसमें है क्या, जरा अब उसको समझने की और रटा लगाने की जरूरत है। यस सर। एक चीज तो आपको पता है कि एक साल का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे साल का ओपनिंग होता है। यस सर। सही है। लॉ ये कहता है कि आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो एक्रूअल बेसिस पे भी बना सकते हैं और कैश बेसिस पे भी बना सकते हैं, बोथ आर अलाउड। लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल और एओपी को तो ये दोनों ऑप्शन दे दी, लेकिन कंपनी को कहा कि आप कैश बेसिस पे अपने अकाउंट से नहीं बनाएंगे। दो मेथड हैं। ये बात क्लियर हो गई यस सर। कि कैश और एक्रूअल बेसिस कंपनी और इंडिविजुअल को अलाउ है, इनको अलाउ। अलाउ है। ठीक हो गया। समझ आ गई। यस सर। कंपनीज एक्रूअल बेसिस पे बनाएंगी, इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं पता होगा तो हम एक्रूअल बेसिस ही लेंगे, हम कैश बेसिस अज्यूम नहीं करेंगे। सही है। अब एक सवाल। लॉ ने ये कहा कि अगर कोई शख्स कोई पर्सन अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बनाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो अपने अकाउंट जो है वो एब्जॉर्प्शनल बेसिस पे बनाएगा। क्योंकि ये मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल जो है ये ट्रेडर के लिए नहीं होता। ये किसके लिए होता है, जो खुद चीजें बनाता है। अगर आपने चीज खरीदी है और बेची है तो आप इसमें, आप मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। इस ओके। यस ये सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग, या जिस दूसरे अल्फाज में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसको भी ये कहते हैं। इसके अंदर कॉस्ट होती है हमारी 3 तरह की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री हेड 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है। मिसाल देने के लिए आपको समझा देता हूँ, जो आप रेंट पे करते हैं ये फिक्स होता है हर महीने, राइट।
और जो आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं ये वेरिएबल होता है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा मटेरियल चाहिए। ये वेरिएबल हो गया, सादा एग्जांपल है। आपकी जो कॉस्ट तीन तरह की होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की शक्ल में। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता होती है कि इस टेबल के ऊपर इस वक्त 5,000 रुपये का मटेरियल लगा है, राइट। और इस टेबल को बनाने के लिए फलां बंदे ने 3,000 रुपये मांगा है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट। कुछ लेबर और मटेरियल ऐसा होता है हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, हम उसको एलोकेट करते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इस पूरी फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर होगा, वो तो बाहर खड़ा है, वो टेबल 10 बन जाए या 50 बन जाए उसको क्या, इससे टेबल तो बन रहे हैं। बिजली का बिल आ रहा है, लाइट चल रही है, प्लांट चल रहे हैं, उनकी डिप्रिसिएशन हो रही है। तो ये इनडायरेक्ट जो है वो चल रहे होते हैं। इस किसी टेबल के ऊपर थोड़ी पॉलिश लगेगी, किसी के ऊपर ज्यादा लगेगी, पॉसिबल है। एग्जैक्ट आप बाज़ नहीं बता सकते। तो वो तमाम कॉस्ट जो फैक्ट्री की होती है, जिसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं? उसमें भी मटेरियल शामिल होता है, उसमें भी लेबर शामिल होती है, लेकिन उसको ओवरहेड इसलिए कहा जाता है, हम हमें नहीं पता कि कितनी चल रही है। उसको फिर एलोकेट किया जाता है, कोई बेस बनाई जाती है, उस बेस के ऊपर जाके उसके ऊपर क्या किया जाता है? एलोकेट किया जाता है, राइट। और अगर किसी मजदूर को, किसी लेबर को आप पॉलिश डिब्बी में डाल के दे दें, भाई इतनी ही लगानी है तुमने, तो अब वो डायरेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टर। क्योंकि उसकी कॉस्ट बता दी ना भाई, यही लिमिटेड है, इसी के अंदर गुजारा करना है। लेकिन अगर पूरा पीपा दे दिया आपने, डिब्बा दे दिया आपने, उसमें जितनी मर्जी लगाई जा रहा है, कुछ फेंकी जा रहा है, कुछ लगाई जा रहा है, तो ये क्या होगी? हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट। इस ओके, यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। इसके आपको आगे दो मेथड पढ़ाए जाते हैं कॉस्ट के अंदर, एक एबीसी कॉस्टिंग है और एक कन्वेंशनल अप्रोच है इसकी। कॉस्ट का जिन लोगों ने पेपर पढ़ा है या पढ़ेंगे, उनके उस्ताद, आपके उस्ताद आपको बताएंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन कैसे की जाती है। टैक्स में ये आपसे एलोकेशन नहीं पूछेगा, बल्कि बताएगा आपको। टैक्स के अंदर ये आपसे, क्योंकि हमारा एग्जाम वो है भी इसके बाद या पहले भी हो, लेकिन यहाँ पर उसको टेस्ट, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि फैक्ट्री ओवरहेड की अप्लाइड ओवरहेड कैसे एलोकेट किए जाते हैं। तरीकेकार आपको दो, एक कन्वेंशनल है जिसको ब्लैंकेट रेट कहते हैं या प्लांट रेट कहते हैं, और एक मॉडर्न है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी अप्रोच जो है, वो भी पढ़ाई जाएगी इसके ऊपर। ओके, इस ओके। इनमें फर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन के अंदर देखें, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में तो कोई फर्क नहीं है। फिक्स भी आएगी ही आएगी। मेरा ख्याल है मैं गलत लेके आया हूँ, वेरिएबल आती है एक में, फिक्स नहीं आती। मैं ये गलत कर गया हूँ, इसमें फिक्स नहीं होती, वेरिएबल तो दोनों में होती, फिक्स नहीं होती। ये बन जाएगी 220। फिक्स का फर्क होता है। एब्जॉर्प्शनल वाले जो हैं वो सारी की सारी कॉस्ट ले लेते हैं, जबकि मार्जिनल वाले जो हैं वो फिक्स को कंसीडर नहीं करते, वो सिर्फ वेरिएबल को लेके चलते हैं। यानी दोनों में एक्चुअल फर्क किसका है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का, FFOH का फर्क है बस, ये है। मार्जिनल में नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन में हो जाएगी। तो इससे दूसरी बात हमें ये पता चली कि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होगी मार्जिनल से। एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही होगी। इस ओके, समझ आ गई? दोबारा आपको बता दूं कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल का ताल्लुक किसके साथ है? मैन्युफैक्चरर के साथ। किसके साथ है? मैन्युफैक्चरर के साथ। और अगर कोई शख्स अपने अकाउंट बना रहा है एक्रूवल के ऊपर, तो वो किसको फॉलो करेगा? एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। और अगर वो अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा है, तो उसके पास लिबर्टी है कि वो एक्रूवल बेसिस को फॉलो कर ले या एब्जॉर्प्शन को फॉलो कर ले, उसको फर्क नहीं पड़ेगा।
खिचड़ी तो नहीं पकी। गूगल को फॉलो करे या आप एक्रूवल वाला जो अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे फॉलो करेगा, वो अपने क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन करेगा वो एब्जॉर्प्शन पे करेगा। यानी देखेगा मेरे पास इस वक्त जो यूनिट इस साल बचे हुए पड़े हैं, उसके अंदर वो डायरेक्ट लेबर भी डालेगा, मटेरियल भी डालेगा, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल भी डालेगा, फिक्स भी डालेगा। लेकिन अगर कोई इदारा अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा है, उसके पास लिबर्टी मौजूद है कि वो चाहे तो एक्रूवल को फॉलो कर ले, चाहे तो मार्जिनल को फॉलो कर। अडोप्शन मारना। मार्जिनल के अंदर जो है वो फिक्स नहीं काउंट की जाती। यानी अगर दो इदारे हैं, दोनों पंखे बना रहे हैं, रहा है जो कैश पे बना रहा है अपने अकाउंट, वो चाहे अप्रूवल को पहले आपको एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की समझ आ गई। उसमें समझ आ गई, बस फिक्स ओवरहेड का फर्क होता उसमें तो मसला नहीं, फिक्स का फर्क है। है जैसे यानी दो कंपनियां वो पंखे बना रही हैं, दोनों के पास 100 पंखे पड़े हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में, साल खत्म हो गया। तो जो एब्जॉर्प्शनल पे अपने क्लोजिंग स्टॉक को कर रहा है, वो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, उसकी कॉस्ट बन जाएगी 270, 2,70,000। कहेगा मेरे पास इस वक्त 2,70,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, 27,000 का, 27,000 का कोई कहेगा मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। एक दूसरा बंदा वो अपना क्लोजिंग स्टॉक मार्जिन पे लेके जाता है, वो कहेगा मेरे पास 22,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, सेम पंखे हैं, सब कुछ सेम है, इनकी बेस डिफरेंट है। एक एब्जॉर्प्शन को फॉलो कर रहा है, एक मार्जिनल को फॉलो कर रहा है। ये बात समझ आ गई? क्लियर? अब लॉ ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है, वो अपनी क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन पे ही लेगा, उसके पास मार्जिनल की ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर कोई अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो एक्रूवल को फॉलो कर ले, चाहे तो मार्जिनल को फॉलो कर ले। ये बात भी समझ आ गई? ये टेबल भी क्लियर और ये भी क्लियर, समझ आ गई? अब अगर कोई शख्स अकाउंट्स तो अपने एक्रूवल एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को मार्जिनल पे ले गया, तो सही है या गलत है? गलत कर रहा है। दोबारा सुनिएगा, अगर कोई शख्स अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हुए उसने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, उसने कहा नहीं मैं मार्जिनल पे रखूंगा। किस पे रखूंगा? मार्जिनल पे, क्योंकि फायदा होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को जब आप बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाएगी। समझ आ रही है ना? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम की तरह बिहेव करता है, जितना क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट भी कम होगा, उतनी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। वो अपने अकाउंट्स तो एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है, बाकी बैड डेट्स की एंट्रीज भी डाल रहा है, सारे अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है, लेकिन जब उसने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया तो मार्जिनल पे ले गया, तो सही है गलत है? गलत है। तो क्या करेंगे हम? उसको ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक करेंगे। समझ आ गई? पहले तो एग्जाम में हमें देखना पड़ेगा कि गलती है भी कि नहीं है, गलती है भी कि नहीं है। अच्छा, अब एक शख्स जो है वो अपने अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बना रहा है और क्लोजिंग स्टॉक उसका एब्जॉर्प्शन के ऊपर है, तो वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, परेशानी तो नहीं हो रही, सही है। यानी अगर वो अपने अकाउंट्स पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बैलेंस शीट हर चीज एक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहा है और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हुए उसने क्या किया, उसने एब्जॉर्प्शन को फॉलो किया, तो ठीक है। ये गलती ऐसा एग्जाम में होगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे ये गलती नहीं है। गलती कब होगी? जब वो है एक्रूवल पे लेकिन फॉलो किसको कर रहा है? मार्जिनल को फॉलो कर रहा है। समझ आ गई? अच्छा, क्लियर हो गया। अगर वो कहे कि एक इंडिविजुअल है और उसने वो अपने अकाउंट्स, मिस्टर अहमद जो है वो अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा है, किस पे बना रहा है, और वो कहता है कि उसने क्लोजिंग स्टॉक को मार्जिनल पे लिया हुआ है, तो गलत है ठीक है? सही है। अच्छा, एक है मिस्टर करीम, वो भी कैश बेसिस को फॉलो करता है और उसने अपने क्लोजिंग स्टॉक को एब्जॉर्प्शन पे लिया हुआ है, वो भी ठीक है, वो भी। ये इसका मतलब दो टेबल तो आपको ठीक हो गए।
इसका मतलब अगर गलती होगी तो हम उसको ठीक करेंगे, यस सर। गलती होगी तो उसको, ठीक करेंगे। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। ओपनिंग होगा। शाबाश, वेरी गुड। ये आपको भी समझ आ गई, ये वाली चीज भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। कॉलम ए और बी, ओके, राइट। अब आ गई ये अजम्पशन, ये वही अजम्पशन है जो हमने कैपिटल गेन्स में भी पढ़ी थी। अगर आपके पास सेम तरह की चीजें मौजूद हैं, ये ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए है, ये ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, इसका एक्रूवल और कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका एक्रूवल और कैश के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हर सूरत में अप्लाई होंगे, ये सब के लिए है। ये एक अजम्पशन है कि मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास पंखे भी पड़े हैं, एयर कंडीशनर भी पड़े हुए हैं, मैं बना भी रहा हूं या खरीद भी रहा हूं और बेची भी जा रहा हूं। तो मेरे से कोई पूछे कि भाई आपके पास कौन से पड़े हुए हैं, तो कौन से तुमने बेच दिए हैं, वो कह रहे यार सेम ही है, कोई पता नहीं है कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो लॉ हमें कहता है कि तुम फाइफो अजम्पशन को फॉलो करोगे, कि जो पहले बने थे मैंने बेच दिए हुए हैं। ये वाले जो पंखे मेरे पास, मिसाल के तौर के ऊपर, आपकी पूरे साल में मैन्युफैक्चरिंग हुई है 100 एयर कंडीशनर की, आपने 95 बेच दिए, उसमें से बाकी कितने पड़े हैं? तो ये 5 कौन से हैं जो पड़े हुए हैं आपके पास? वो जो आखिरी बनाए हैं, वो जो उनकी जो भी कॉस्ट है वो पड़े हुए, या एवरेज ले लो, या क्या करो, ये अलाउ है। अच्छा, अगर कोई शख्स, ध्यान से सुनिएगा, वो लाइफो पे बना रहा है तो वो गलत कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसको ठीक करेंगे फिर, उसके इम्पैक्ट को खत्म करेंगे और सही वाले को लेकर आएंगे। देखें, पहले गलती ठीक करेंगे, सही को एम्बेड करेंगे। इस पूरे तीनों टेबलों में एक ही रूल है, गलती है उसको ठीक करो, अगर चीज ऐड हुई है माइनस कर दो, माइनस हुई है तो ऐड कर दो, ऐड होनी चाहिए उसको ऐड करो, जो माइनस होनी चाहिए उसको, तो पहले गलती ठीक करो, उसकी सही करो उसको, जो चीज गलत है उसको निकालो, जो सही आनी चाहिए उसको, उसको ऐड करो, जो गलत चीज है उसको निकालो और सही वाले को उसमें ऐड करो। अगर मैं कहूं कि एक बंदा एक्रूवल बेसिस पे है और लाइफो को फॉलो कर रहा है, वो सही है गलत है? अगर एक बंदा कैश बेसिस को फॉलो कर रहा है और लाइफो को फॉलो कर रहा है, गलत है। इसका कैश और एक्रूवल के साथ इसका कोई लेना देना। आप कैश पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं या एक्रूवल पे बना रहे हैं, अजम्पशन यही रहेगी। इस अजम्पशन का एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल का किसके साथ ताल्लुक है? एक्रूवल के साथ। इस ओके। आज ये सेक्शन याद कर लोगे तो चारों ही सेक्शन याद हो जाएंगे। मस्ती करोगे, कल परसों करोगे तो भूल जाएंगे, ये मैं पहले बता दूं। ये टेबल जाके तरीके से एक दोस्त को सुनाओगे तो फिर समझ आएगी। अच्छा जी, अगर कोई कंपनी लाइफो को फॉलो कर रही है तो ठीक है गलत है? गलत है। इंडिविजुअल, गलत है। एओपी, गलत है। यहाँ फाइफो या वेटेड एवरेज को ही फॉलो करो। आखिरी बात, लॉ कहता है कि तुमने जब साल का एंड होना है ना, जो तुम्हारा स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? राइट। किसी ने पूछा ना कि तवा नाई किसे कहते हैं, नहीं, जिस तवे पे नाई बैठा उसको तवा नाई कहते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है कि अगर आज तुम इस एसेट को बेचो तो नेट कितने पैसे मिलेंगे। नेट, मिसाल देता हूं आपको, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं बाजार में बेचने जाता हूं तो चार्जर खराब है उसका। मैं कहता हूं मेरे से कितने का लोगे? कहता जी 1 लाख रुपए का लूंगा, शर्त यह है कि चार्जर आप मुझे सही दे, सही दे, चार्जर के बगैर नहीं, मैं नहीं लूंगा। मैं बाजार से एक बंदे के कहता हूं, मैं कहता चार्जर ले लो, कहता नहीं तुम लाओ। मैं बाजार जाता हूँ, 5,000 रुपये का मैं चार्जर ले आता हूँ, लैपटॉप मेरा कितने का बिका?
ये एनआरवी नहीं है। इसमें से 5,000 आप वो चार्जर का माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचा? ठीक है। यस सर। तो अच्छा, लॉ ये कहता है कि ये तुमने वैल्यू बेचा नहीं है। क्या है? बेचा नहीं है। मैंने मार्केट वैल्यू को कहा, गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है ना? कहो अस्तगफिरुल्लाह। मैं तौबा करता हूँ। मार्केट वैल्यू इसकी 1 लाख रुपया है। यस सर। गलत लेके जाओगे, पंगा नहीं लेना, यस सर। चीजों को छेड़खानी नहीं करनी। एनआरवी का ताल्लुक सिर्फ इन्वेंट्री के साथ है, आपके एसेट के साथ है नहीं। लॉ कहता है कि भी तुम्हारे पास कितने लैपटॉप पड़े हुए हैं। ये वो लैपटॉप नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो है जो बेचने वाले हैं, ये जेहन में रखना है। ये नॉन करंट एसेट्स, ये स्टॉक इन ट्रेड की बात हो रही है। यस सर। किसकी? स्टॉक जिसको आपने बेचना है। गाड़ियां हैं, लैपटॉप, जो भी आप बेचते हैं। आपने कहा जी ये लैपटॉप मेरे पास मैंने जो खरीदा था वो 1,25,000 रुपये का था। कितने का है? कॉस्ट है 1,25,000। मार्केट एनआरवी कितनी है? 95। लॉ कहता तुमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को क्या तुम 95 पे ले गए हो या नहीं? कहता नहीं, 120 पे पड़ा हुआ है। कहता गलत है, इसको ठीक करो। इसको किस पे लेके आओ? देखिए कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितनी है। क्या पूछा उसने? किस पे स्टेट किया तुमने? अपनी किताबों में एंट्री डाल दी जी? डाल दी है तो ठीक है। वो कहता नहीं डाली, अभी तक कॉस्ट पे ही पड़ा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे? ठीक करेंगे। इसी तरह एग्जामिनर हमें बताएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट इतनी है और एनआरवी इतनी है, और फिर बताएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है या एनआरवी पे है। तो आपने फैसला करना होगा ठीक है या गलत है। चलें अब और खेलते हैं। आपने खरीदा 120 का, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 195 एनआरवी। ठीक है। हम आपसे कहते हैं कि आपने इसको कैसे बुक किया हुआ है। कहता कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे? अब कोई ट्रीटमेंट? वो सही पड़ा हुआ है। वो वो कहता नहीं मैंने इसको एनआरवी पे डाल दिया हुआ है। वो गलत है। इस ओके। वेरी गुड। कितनी चीजें समझ आई आपको? हम अगर एक्रूवल को खाली देखें, एक्रूवल अकाउंटिंग को देखें, तो क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन पे होना चाहिए, फाइफो पे होना चाहिए, और कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए। ये तीन चीजें। आप कहेंगे सर ये सारी चीजें लगती हैं इसके ऊपर। हाँ सारी लगती हैं। तो कैसे? भाई जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की तो जब कॉस्ट डिटरमिन की तो आपने कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स लिए? जी मैंने सारे ही एलिमेंट लिए। पहला रूल आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है? आपने कहा जी मैं फाइफो को बेस कर रहा हूं कि ये वो यूनिट बचे हुए हैं जो आखिरी थे, खरीदे थे या बनाए थे। ठीक है। क्या तुमने इन यूनिट्स को मार्केट में जाके इनकी एनआरवी कैलकुलेट की है? हाँ जी मैंने की है। वो एनआरवी उसकी ज्यादा है। तो बेसिकली आपने एक, दो और तीनों टेस्ट इसके ऊपर लगाए हुए हैं। तीनों टेस्ट इसके ऊपर लगाए हुए हैं। एग्जाम के अंदर क्या तीनों चीजें टेस्ट हुई हैं? आज तक कभी नहीं हुई। तो इनमें से कोई एक चीज टेस्ट करता है। क्या करता है? कोई एक चीज वो आपसे एग्जाम में टेस्ट करता है और आपसे कहता है कि भाई ये वाली चीज जो है इस तरह से है। आपको सारी अजम्पशन बताता है पूरी की पूरी। आज तक इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं आया जिसके अंदर कि उसने चीजों को छेड़खानी की हो। वो पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अक्रूवल और कैश बेसिस का जब भी बताएगा तो उसका ताल्लुक हमारी एब्जॉर्प्शनल या मार्जिनल के साथ होगा। राइट। और ये मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा होगा। अगर ट्रेडर की बात करेगा तो फिर एब्जॉर्प्शन और मार्जिन की बात नहीं करेगा।
एब्जॉर्प्शन और मार्जिन की बात उसी सूरत में करेगा अगर मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है, जो खुद चीजें बना के बेचता है आके, जो खुद चीजें बना के बेचता है, ये उसी के लिए बात करेगा, अदरवाइज किसी और के लिए बात नहीं करेगा। समझ आ रही है? लेकिन ये जो दो बाकी चीजें हैं ये वाली, इसमें किसी इंडिविजुअल का, एओपी का, कंपनी का होना जरूरी, ये सब के ऊपर, कुल्लू हम सब के ऊपर ये चीज अप्लाई होगी। राइट? ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, आप सीए फाइनल के एग्जाम उठा लें, आप कैफ के एग्जाम उठा लें, इंशाल्लाह ताला इस तीनों टेबल के अंदर ही कवर हो। इस ओके, यस सर। इस टेबल के अंदर ही कवर हो। समझ आ रही है? अच्छा, अब आपके नोट्स के अंदर मैंने एक चीज ऐड की है। तो पेन से रेस करिए। पेन से रेज करूँ? नहीं, मैं असल में ना फाइल सेव करना चाह रहा था। ये मैंने कहा ये टेबल को जरा मैं सेव, क्योंकि मैं नोट्स में ये सेव भी हो जाएंगे, आइंदा क्लास के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ये भी मुझे, अच्छा जी। तो क्या समझ आई आपको जब तक मैं इसको रेज कर रहा हूँ? पाँच है जी। सर अक्रूवल बेसिस पर होगा तो ऑप्शन गेम्स करेगा। और कैश पर होगा तो दोनों। इंडिविजुअल और एओपी कौन सी बेस को फॉलो कर सकती हैं? सर वो नहीं कर सकते। वो दोनों, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये लिबरल है। ये कौन है? ये लिबरल है। और कंपनी जो है ये लिबरल नहीं है। ये अपने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? अक्रूवल बेसिस पे। सही है? यस सर। और जो आपकी अजम्पशन कौन सी मैंने अभी आपको बताई है? 5 ये अजम्पशन है, ये इसको क्या बोलते हैं? अजम्पशन मेरा बेटा बोलते हैं। ठीक है? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का किसके साथ ताल्लुक है? एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल के साथ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? तीन। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दो तरह के हैं, फिक्स और वेरिएबल। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल में कहाँ फर्क है? फिक्स के अंदर फर्क है वो। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होगी, मार्जिनल में कम होगी। अच्छा, आपने अब करना क्या है? करना क्या है, एक तो इसको पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है? तो फिर ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, वो भी एक्चुअली से हमें आएगा 65 का जी 65 नंबर का पेपर आएगा इनकम टैक्स में। जी इंशाल्लाह। तो ये बिजनेस का उसका कितना क्वेश्चन होगा तीनों तो याद हो। होगा नहीं, हो सकता है। अभी जो मॉडल एग्जाम अभी इन्होंने अपलोड किया है, उसके अंदर पहला इन्होंने क्वेश्चन एमसीक्यू बेस किया हुआ है। मल्टी एमसीक्यूज, मल्टीपल ऑप्शन जो है उन्होंने वो दी हैं, और उसको थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। ये पूछना कि आपको पता ना होगा, हो सकता है, होगा नहीं, मैं ये शेल का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता। माइट बी, कि माइट बी के उसके अंदर जो है आपका 35 मार्क्स का बिजनेस हो, सिर्फ बिजनेस का एरिया 35 का ये एरिया हो, माइट बी। समझ आ रही है ना? यस सर। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बिजनेस का, अच्छा जो बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो मैं इसके बाद मैं जब करवा लूंगा ना आपको क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट, तो फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। पहले मैं देखूंगा जो क्वेश्चन जिनके अंदर टैक्स क्रेडिट नहीं है,
वो हम पहले सॉल्व करते जाएंगे, साथ टैक्स क्रेडिट करते जाएंगे, ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। इस पूरे एरिया को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हमारे पास दिसंबर में जो और चीज़ होगी वो होगी रिटर्न असेसमेंट और अपील। मेजर एरिया वो बचेगा हमारे पास, रिटर्न असेसमेंट और अपील का एरिया बचेगा जो हमें कंप्लीट करना है। और अगर वो दिसंबर में कंप्लीट ना हुआ, लेकिन जनवरी में हर सूरत में हम सेल्स टैक्स शुरू कर देंगे। हम दिसंबर में अपने टारगेट के मुताबिक उसको शुरू करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा टाइम लगा के रिटर्न असेसमेंट और अपील को 1 या 2 घंटे में वो हो जाएगा। उसको फिर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। मेजर एरिया 10 नंबर उसमें कन्फर्म है। ठीक है जी, इस ओके। आज की समझ आ गई आपको? यस सर। कितने सेक्शन है? 32, 33, 34, 35। माशाल्लाह 5 सेक्शन हमने आज जो है वो कम। कवर 32, 33, 34, 35, 4। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने कर लिए। अच्छा, सेक्शन अगर आपको याद करने पड़े, पहला ग्रुप है 18, 19, फिर है 20, 21, फिर 4 का ग्रुप आता है 22, 23, 24, 25, और 2 इसमें और ऐड कर लें 76, 77। फिर 4 का ग्रुप आता है 26, 27, 28 और 29। ये ग्रुप आता है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग्स एंड बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, बैड डेट्स और प्रॉफिट ऑन डेट। ये 4 का सेपरेट ग्रुप आता है। फिर 4 का ग्रुप आता है जो आज हमने किया 32, 33, 34 और 35। उसके अंदर ये चीजें मत। जो बच्चा इन चीजों को इसी सीक्वेंस में याद करेगा इंशाल्लाह ताला, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो वो हो सकता है उसको वो प्रोविजन भूल चुकी हो कि सर वो क्या था, लेकिन इंशाल्लाह ताला कर लेगा वो। इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बस हो चल। देखें, कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला हमें 2 घंटे तो हमारे अल्लाह ताला ने ये बचा दिए ना, सिर्फ टेबल बनाने से। यस। वरना मुझे कितना टाइम लगाना पड़ता है इसके ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें बेनिफिट दे रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, उसको भी पढ़ा करे कुरान को भी। और जब नमाज ना पढ़ो तो ये लाजमी सोचा करो कि मैं अल्लाह को कह रहा हूँ कि मैंने आपसे बात नहीं करनी।